Hello everyone, welcome once again. My name is Bahadur Mori and I am an English and SS teacher in Sahajanand English Medium School at Nagarjuna. And today we continue our chapter, Standard 9, chapter number 3, Movement toward the world, New World. So here we are, which organs of United Nations. In the previous video we knew about how the United Nations established and all that, right? So now we're going to know the organs of United Nations. What are the organs of United Nations that we're going to know? So first, the structure adopted by the United Nations to achieve its aim, including 6 organs. तो जो यूनाइटेड नेशन का स्ट्रक्चर था उन्होंने इस प्रकार उनका स्ट्रक्चर था कि उन्होंने एडॉप्ट किया था 6 पॉलिसी को, 6 ऑर्गन्स को। 6 ऑर्गन्स थे उनके साथ वो उन्होंने 6 ऑर्गन्स को स्ट्रक्चर किया। वो क्या थी वो हम देखेंगे। उनका जो एम था उसको 6 ऑर्गन्स में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया और उस हिसाब से उन्होंने उस ऑर्गन्स को इस्टेब्लिश किया। फर्स्ट है ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। सेकंड है सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ है स्टडशिप काउंसिल एंड फिफ्थ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सिक्स्थ है सेक्रेटेरिएट, ठीक है। सेक्रेटेरिएट 6th one. So international court of justice is situated in हेग, नेदरलैंड। इसको जरा हाईलाइट कर लो। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो नेदरलैंड में हेग में आया हुआ है, ठीक है। तो इसको जरा हाईलाइट कर लेना। ऑल अदर काउंसिल आर सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क, अमेरिका। और बाकी के जो पांचों पांच जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल्स, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड ट्रस्टशिप्स काउंसिल्स एंड सेक्रेटेरिएट काउंसिल्स जो भी है वो सारे की सारी ये न्यूयॉर्क में है, अमेरिका न्यूयॉर्क में। एक सिर्फ हेग में है नेदरलैंड में, वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, नेदरलैंड हेग में उसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। नाउ वी गोइंग टू नो अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ द सिक्स ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। फर्स्ट है जनरल असेंबली। द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज द जनरल असेंबली। इसको जरा हाईलाइट कर लो। सबसे बड़ी ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशन की वो है जनरल असेंबली। इट इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल मेंबर नेशन। ये पूरे दुनिया के जो लोग नेशन है उसके जो मेंबर है उसको इंक्लूडिंग है इसमें। एवरी नेशन कैन सेंड मैक्सिमम 5 रिप्रेजेंटेटिव टू दिस। सभी देश जो है 193 जो मेंबर है यूनाइटेड नेशन के, ठीक है, वो सभी 193 देश के लोग हैं। देश में से सिर्फ 5 रिप्रेजेंटेटिव को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वो भेज सकते हैं। बट ड्यूरिंग इलेक्शन, जब इलेक्शन का टाइम होता है तो ओनली 1 वोट ऑफ ईच कंट्री इज काउंटेड। मगर जब इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन होता है, कोई भी वोटिंग होता है किसी भी चीज़ के लिए, तो उस 5 रिप्रेजेंटेटिव का एक ही वोट गिना जाता है, ठीक है। तो ओनली 1 वोट ऑफ ईच कंट्री इज काउंटेड, यानी कि एक देश के लिए सिर्फ एक ही वोट कैलकुलेट होता है। इट कैन डिस्कस, एडवाइस, सजेस्ट और रिकमेंडेड ऑन एनी मैटर्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये इसके अंदर क्या होता है कि डिस्कस किया जाता है, एडवाइस दी जाती है, सजेशन दिए जाते हैं, रिकमेंडेशन की जाती है, कुछ कोई भी मैटर्स हो, कोई भी डिस्प्यूट हो उसके लिए, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। सेकंड उसका काम होता है कि इट एक्सेप्ट द बजट प्रेजेंटेड बाय द सेक्रेटरी जनरल्स, ठीक है, एवरी ईयर एंड एलोकेट्स द एक्सपेंसेस। तो ये जरा हाईलाइट कर लो। सेक्रेटरी जनरल है वो जनरल असेंबली में बजट होता है जो पूरे दुनिया के लिए जो वो लोग बनाते हैं उसको प्रेजेंट किया जाता है सेक्रेटरी जनरल से, ठीक है। तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ द जनरल असेंबली वो प्रेजेंट द बजट इन द जनरल असेंबली। तो हर साल वो होता है और एलोकेट करते हैं कि इसको कितना एलोकेट करना है, कितना खर्चा हो, सारा हिसाब किताब होता है। थर्ड है इट अटेम्प्ट्स टू फाइंड सॉल्यूशन टू बी द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द नेशन। ये लोग अटेम्प्ट करते हैं कि किस तरह से दुनिया में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इशू है, उसको किस प्रकार से शॉर्ट आउट किया जाए, ठीक है। ह्यूमन राइट्स को ख्याल रखा जाए। डिसआर्मामेंट ऑफ द अदर इंटरनेशनल मैटर्स, तो दूसरे इंटरनेशनल मैटर्स उसके लिए डिसआर्मामेंट यानी कि जो शस्त्र होता है, वेपन्स होते हैं, उसको किस प्रकार से डिसआर्मामेंट किया जाए, उसको उस वेपन्स को जो कोई भी हो चीज़ जो दुनिया को नुकसान को पहुंचाती है उस चीज़ को डिसआर्मामेंट करना, उसको नाबूद करना। फोर्थ है डिसीजन आर टेकन बाय द 2/3 मेजोरिटी इन जनरल मैटर्स। तो कोई भी जनरल मैटर्स में 2/3 मेजोरिटी होगी तभी कोई डिसीजन लिया जाता है।
उस वोटिंग के हिसाब से ही डिसीजन होता है, ठीक है। ये हो गया जनरल असेंबली, सो सबसे बड़ी ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशन की। सेकंड है सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो आप पहले, बिफोर वी स्टार्ट द पॉइंट टू रीड, यू जस्ट सी द पिक्चर। यहाँ पे पिक्चर देखो, चार्ट ऑफ वीटो पावर यूज टिल 2006। 2006 तक किन किन देशों ने सबसे ज़्यादा वीटो पावर यूज़ किया है बाय परमानेंट मेंबर नेशन। वीटो पावर होता है वो सिर्फ परमानेंट मेंबर है, 5 देश है जो परमानेंट मेंबर है, वो लोग ही वीटो पावर यूज़ कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, वो आप जरा याद रखें। यहाँ पे 5 परमानेंट नेशन है, फ्रांस है, चाइना है, ब्रिटेन, रशिया और अमेरिका। ये 5 देश है जो परमानेंट मेंबर है, ठीक है, इनको कोई हटा नहीं सकता। तो सबसे ज़्यादा वीटो पावर यूज़ किया 2006 तक रशिया ने 122 टाइम यूज़ किया। फिर अमेरिका का दूसरा नंबर आता है जिसने 82 टाइम यूज़ किया, ब्रिटेन ने 32 टाइम यूज़ किया, फ्रांस ने 18 टाइम यूज़ किया और चाइना ने सिर्फ 4 बार वीटो पावर यूज़ किया, ठीक है। तो 5 परमानेंट मेंबर है, फ्रांस, चाइना, ब्रिटेन, अमेरिका और रशिया। तो अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, ये 5 देश परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के, ये जरा आप याद रखना। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल, सबसे इम्पोर्टेंट है। देर आर 5 परमानेंट मेंबर्स इन दिस विज। इस में 5 परमानेंट मेंबर है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। हाईलाइट कर लो इसको, ठीक है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चाइना, ये 5 परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के, यूनाइटेड ऑफ नेशन के। अदर 10 कंट्रीज आर नॉट परमानेंट मेंबर। दूसरे जो 10 कंट्रीज है, 10 कंट्री, वो परमानेंट मेंबर नहीं है। दे आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 2 years बाय द जनरल असेंबली। जो दूसरे 10 कंट्रीज है जिसको सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिलती है, वो लोग 2 साल के लिए होते हैं, सिर्फ 2 साल के टर्म आते हैं। वो भी जब जनरल असेंबली में इलेक्शन होते हैं, उसके बेस के ऊपर उसको उस 10 देशों को, दूसरी जो 10 कंट्रीज है उसको उसमें जगह मिलती है सिक्योरिटी काउंसिल में। वो इलेक्शन के ऊपर डिपेंड रहता है, जब जनरल असेंबली में इलेक्शन हेल्ड होता है तब। दिस काउंसिल एंजॉय द ट्रिमेंडस पावर इन ऑर्डर टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये जो काउंसिल होती है, 5 परमानेंट मेंबर और 10 जो दूसरे कंट्रीज के जो पार्टिसिपेट हो, दूसरी कंट्री होते हैं, दूसरी 10 कंट्री, यानी कि 15 कंट्री हुई टोटल। तो ये लोगों के पास ट्रिमेंडस पावर होता है पूरे इंटरनेशनल में पीस और सिक्योरिटी रखने के लिए। सबसे ज़्यादा तो 5 जो परमानेंट मेंबर, उससे ज़्यादा पावर होता है उन लोगों को। इट सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड डिस्प्यूट ऑफ द नेशंस पीसफुली थ्रू निगोशिएशन एंड मीडिएशन। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो किसी भी देश के अंदर कोई युद्ध की स्थिति आ जाए या कोई डिस्प्यूट आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वो नेगोशिएट करती है, डिस्कस करती है, बीच में करती है, बीच बचाव करती है और किसी भी प्रकार से युद्ध ना हो ऐसी कोशिश करती है। When any one permanent member does not veto in support of some important international matter, it cannot take a decision on that. अगर कोई भी परमानेंट मेंबर है, फ्रांस, अमेरिका, रशिया, जापान, चीन, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, चाइना और अमेरिका, अगर ये कोई भी मेंबर में से कोई भी एक अगर वीटो पावर यूज़ करता है, तो कोई भी मैटर हो, कोई भी डिसीजन हो, वो मान्य नहीं होता है, वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता अगर किसी ने भी वीटो पावर यूज़ किया तो, ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट 5 देश की सहमति बहुत ही ज़रूरी है कोई भी मैटर्स में। इट कैन नॉट बी टेक अ डिसीजन ऑन दैट, राइट। दिस पावर ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर इज कॉल्ड वीटो। तो इसी और राइट टू डेनिंग, ठीक है। तो इसको जरा हाईलाइट कर लो, यहाँ से हाईलाइट कर लो when से, when any one permanent member does not vote in support of some important international matter, it cannot take a decision on that, and this power of the 5 permanent member is called veto or right to deny, ठीक है। तो इसी पावर को वीटो कहते हैं या राइट टू डिनाई कहते हैं कि अगर कोई भी मैटर्स है जिसमें किसी भी कंट्री ने वीटो यूज़ किया तो उस मैटर्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, ये उसका पावर होता है, वीटो होता है। रशिया हैज़ यूज दिस वीटो पावर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। रशिया ने सबसे ज़्यादा वीटो पावर यूज़ किया है इस सब मैटर में, ठीक है। थर्ड है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तीसरा काउंसिल है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। दिस काउंसिल इज कॉल्ड also called ECOSO, ठीक है, यानी इकोसॉक आप कह सकते हैं। सो इकोनॉमिकली एंड सोशल काउंसिल, इसको शॉर्ट फॉर्म इसका ECOSO है। देयर आर 44 मेंबर इन इट। इसमें 44 मेंबर होता है।
द जनरल असेंबली अपॉइंटेड 2/3 ऑफ इट्स रिटायरिंग मेंबर फॉर 3 years, यानी कि जो भी 3 साल में जो मेंबर रिटायर होते हैं उसमें से 2/3 को वो रिक्रूटमेंट करती है जनरल असेंबली. दिस काउंसिल ट्राई टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड विदाउट एनी बेस ऑफ रिलीजियस कास्ट रीजन्स, यानी कि ये काउंसिल ये देखती है कि पूरी दुनिया में किसी भी कास्ट के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, रिलीजन्स के हिसाब से किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसका कोई शोषण ना हो, इसका कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, देखती है. दिस काउंसिल है इट्स सब काउंसिल वर्क ओवर द वर्ल्ड. ये जो काउंसिल है, ये जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की कुछ सब काउंसिल है जो पूरी दुनिया में काम करती है. ठीक है, सब काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की सब काउंसिल है जो इस चीज़ के लिए काम करती है, जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ठीक है, ह्यूमन राइट्स के लिए कुछ उसके कुछ बुरा ना हो, उसका सोशल वेलफेयर के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो सब काउंसिल जो काम करती है पूरी दुनिया में, ये है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इनका पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म है WHO. ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की सब काउंसिल है. ठीक है, तो वर्क टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पीपल ऑफ द वर्ल्ड. तो WHO का काम क्या है कि पूरी दुनिया में लोगों का जो हेल्थ के रिलेटेड इशू है उसको शॉर्ट आउट करे और दुनिया हेल्दी बने. तो दुनिया के हेल्थ के रिलेटेड हेल्थ को इम्प्रूव करना इसका काम है. IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है. सब काउंसिल है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की IMF. ये वर्क टू एस्टेब्लिश फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये काम करते पूरे जो भी इसके मेंबर कंट्रीज है 193, उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, उसमें कुछ फाइनेंशियल इशू ना, इकोनॉमिकल इशू ना है, उसके लिए कोई काम करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है. ठीक है, यहाँ पे देखो दूसरे FAO, ILO एंड यूनिसेफ एंड यूनेस्को. ठीक है, इनके पिक्चर्स है प्रेम एम्बलम के, हम देखेंगे इसके बारे में. अभी FAO क्या है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. helps to improve the agriculture production, forestry and fisheries and raise the nutrition level. इसका काम ये होता है कि ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना, अच्छी खाद्य ग्रेन जनरेट सोन करना, अच्छी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इनको इम्प्रूवमेंट करना, उसमें उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, फॉरेस्ट्री को इम्प्रूवमेंट करना, फिशरीज जो होती है उसमें इम्प्रूवमेंट लाना, और न्यूट्रिशन लेवल जो लोगों का न्यूट्रिशन लेवल होता है उसको लेवल बढ़ाना, यानी लोग हेल्दी और फिट रहे, ये चीज़ देखती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. दूसरा फूड कोई स्पॉइल फूड ना हो. दूसरा ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो वर्क टू प्रोवाइड राइट एंड जस्टिस टू लेबर ऑफ द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में जो लेबर है, जो काम करते हैं, नौकरी करते हैं, सर्वेंट होते हैं, कोई भी होता है, लेबर होता है, फैक्ट्रीज में कहीं भी जॉब करते हैं, उन लोगों का हक के बारे में, उनके राइट के बारे में देखना, ये ILO का काम होता है. अब थर्ड है यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड. अभी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड हो गया है, अभी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस भी कहा जाता है उसको. तो ये क्या काम करती है, द अंडरटेक चाइल्ड वेलफेयर एक्टिविटीज टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल फूड एंड एजुकेशन. यूनिसेफ का काम ये होता है कि दुनिया में जो भी बच्चे हैं उसको अच्छी हेल्थ मिले, उसको अच्छा प्रोटीन मिले, उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर हो और उसका एजुकेशन प्रॉपर हो. ये चीज़ यूनिसेफ देखती है बच्चों के लिए. ठीक है, तो यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड होता है, चिल्ड्रन के हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, उनके न्यूट्रिशन के लिए काम करती है यूनिसेफ. यूनेस्को क्या करता है, यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन. इसके फुल फॉर्म से ही पता चल जाता है कि क्या काम करता है यूनेस्को. वर्क टू द इम्प्रूव द कोऑपरेशन बिटवीन द नेशन बाय द रिमूविंग इलिटरेसी, राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल थ्रू द एजुकेशन एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस, एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर रिसोर्सेज. ठीक है, इसका काम ये होता है कि जो लोगों का जो एजुकेशन लेवल है, जो कल्चर रिलेटेड है, उसके साथ कोऑपरेट करना. दो बिटवीन द नेशन बाय द रिमूविंग लिटरेसी को रिमूव करना, लोगों को लिटरेट करना. राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल, लोगों का लिविंग लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ाना एजुकेशन के थ्रू, उसको कुछ एजुकेट करना. उसको जस्टिस प्रोवाइड करना एजुकेशन के रिलेटेड. साइंस और कल्चर रिसोर्सेज है, उसको स्टोर रखना, उसको प्रिजर्व करना, ये सारी चीज़ें यूनेस्को देखता है. ठीक है, तो ये सब ये जो है जो
इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के जो सब काउंसिल है ये सब है, WHO, IMO, FAO, ILO, यूनिसेफ एंड यूनेस्को, ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के सब काउंसिल है, ठीक है। ये पूरे यूनाइटेड नेशन के अंडर में ही आते हैं। फोर्थ है ट्रस्टशिप काउंसिल। देर आर 5 परमानेंट मेंबर नेशन इन दिस काउंसिल। ये जो 5 परमानेंट मेंबर है ये इनमें आते हैं, और अमेरिका, चाइना, रशिया और फ्रांस और इंग्लैंड। द रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली आर इंक्लूडिंग द हियर, उसी के हिसाब से उसको रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। इट ओवरसीज मैटर्स pertaining to the nation that have not acquiring independence and are under the some previous mandate. Also, nation different in the Second World War as well as its social, economic and political development. यानी ये देखती है कि कोई दुनिया में युद्ध ना हो, एक दूसरे देशों का ट्रस्ट एक दूसरे पे बना रहे, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकली डेवलपमेंट हो, ये देखती है। फिफ्थ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। जो दुनिया की कोर्ट जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, पूरी दुनिया की जो सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जैसे इंडिया में दिल्ली में है ना सुप्रीम कोर्ट, इस प्रकार पूरी वर्ल्ड में ये सुप्रीम कोर्ट है जिसका हेडक्वार्टर हेग में है, नेदरलैंड में, आप याद रखना, ठीक है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर हेग नेदरलैंड में, बाकी सारे हेडक्वार्टर अमेरिका न्यूयॉर्क सिटी में, वो आपको बता रहे। तो द इट्स हेडक्वार्टर इज इन द सिटी ऑफ हेग, नेदरलैंड। देर आर 15 जज, इसको जरा अंडरलाइन कर लो। देर आर 15 जज इन इट हु आर अपॉइंटेड फॉर 9 ईयर। इसके अंदर कितने जज होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर? 15 जज होते हैं जिसको 9 ईयर के लिए अपॉइंटेड किया जाता है। तो इसको जरा हाईलाइट कर लेना, 9 साल के लिए 15 जजों को नियुक्त किया जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और इसका हेडक्वार्टर नेदरलैंड में, हेग में। इट सॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन नेशन, ये जो दो देशों के बीच में कोई इशू हो ना उसको सॉर्ट आउट करता है। एंड गिव द वर्डिक्ट ऑन इंटरनेशनल डिस्प्यूट प्रेजेंटेड बिफोर इट एंड गिव लीगल एडवाइस। तो जो भी वो वर्डिक्ट देते हैं, न्याय देते हैं, सेंटेंस करती भी है, और कि जो दो देशों के बीच में कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो उसका जो सॉर्ट आउट होता है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होता है। इंडिया भी गया हुआ है काफ़ी बार, तो ये लीगल एडवाइस भी देता है देशों को कि आप ऐसा मत करो। तो ये सबको मानना पड़ता है किसी भी कंट्री को, जैसे सुप्रीम कोर्ट का लास्ट डिसीजन होता है, इस प्रकार से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भी फॉलो करना पड़ता है किसी भी नेशन को, जो मेंबर नेशन है 193। 6 है सेक्रेटेरिएट। द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज कॉल्ड सेक्रेटेरिएट। यहाँ पे जरा हाईलाइट कर लो, द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी जनरल, जो जनरल सेक्रेटरी जनरल होता है यूनाइटेड नेशन का, जो जनरल सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जो सबसे ऊंची पोस्ट है यूनाइटेड नेशन में, वो जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन होता है उसकी जो ऑफिस होती है उसको सेक्रेटरीट कहते हैं, ठीक है। द जनरल असेंबली अपॉइंट्स द सेक्रेटरी जनरल फॉर 5 ईयर। जो जनरल असेंबली होती है 193 मेंबर जिसमें इंक्लूडिंग है देशों के, वो डिसाइड करती है उसको वोटिंग के द्वारा कि उसको 5 साल के लिए उसको नियुक्त किया जाता है जनरल असेंबली के जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं उसको। सेक्रेटरीट, एडमिनिस्ट्रेटर, असिस्टेंट्स, ट्रांसलेटर एंड एक्सपर्ट आर ऑल्सो अपॉइंटेड टू हेल्प द सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल के हेल्प के लिए काफ़ी सारे दूसरे लोगों को भी अपॉइंट किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, उसमें असिस्टेंट होता है, ट्रांसलेटर होता है जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, और कुछ एक्सपर्ट भी होते हैं जो उस सेक्रेटरीट को हेल्प करते हैं, जो जनरल सेक्रेटरी होता है उसको। द सेक्रेटरीट इज सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क। जो सेक्रेटरीट है ये भी न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है। तो यूनाइटेड नेशन हैज़ कॉन्स्टेंटली बिन मेकिंग द एफर्ट टू एस्टेब्लिश द वर्ल्ड पीस। यूनाइटेड नेशन है कंटिन्यूसली एफर्ट करता है कि पूरी दुनिया में शांति रहे, जो कि अभी सक्सेसफुल है एट दिस पॉइंट राइट नाउ करंटली भी, कि कोई विश्व युद्ध नहीं हुआ है अभी तक। वर्ल्ड यूनिटी एंड टू द अचीव द ड्रीम टू यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो उनका जो ड्रीम है कि पूरी दुनिया एक शांति से, भाईचारे से रहे, उनके अचीवमेंट के लिए वो कोशिश उनकी जारी है, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट यू गॉट ऑल पॉइंट्स फ्रॉम माई साइड। आई डू माई बेस्ट टू गिव यू, आई डिड बेस्ट टू गिव यू। सो प्लीज write the all underlined words in your books, and this exercise, all question answer you will get from textbook, all questions, just read it carefully so you will get definitely, and write in your pen, right? So please stay on, stay safe, take care, have a nice day.